पिछले लेक्चर में हमने बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स के लिए एक्सप्रेशन स्टार्ट किया था। तो हमारे पास आ गया था डी एल एन ऑफ डब्ल्यू इक्वल टू समीशन ऑफ आई इक्वल टू के एल एन ऑफ एन आई प्लस जी आई माइनस एल एन ऑफ एन आई इंटू डी एन आई। तो हम क्या बोलते हैं कि जो हमारे पास थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी हमारे पास जो मैक्सिमम होती है, तो उस केस में उसका जो डेरिवेटिव होगा दैट विल बी जीरो। तो यहाँ पे W हमारे पास थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है और उसका लॉग हम लेते हैं। तो अगर मैक्सिमम थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम तब होगी जब उसका डेरिवेटिव हमारे पास जो जीरो होगा। तो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट के लिए हमें पता है कि फॉर द मोस्ट प्रोबेबल स्टेट डी एल एन ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो। मतलब मोस्ट प्रोबेबल स्टेट हमारे पास वो होती है जिसकी थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, और जिस स्टेट की थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है तो मैक्सिमम होने के लिए जो हमारे पास उसका डेरिवेटिव है दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। तो एट द वैल्यू ऑफ मैक्सिमा डेरिवेटिव इज जीरो। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये डेरिवेटिव ऑफ एल एन ऑफ डब्ल्यू शुड बी इक्वल टू जीरो फॉर मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट। तो मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट के लिए डेरिवेटिव ऑफ एल एन ऑफ डब्ल्यू मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो ये हमने निकाला हुआ है डी एल एन ऑफ डब्ल्यू, तो ये आपका जीरो के बराबर होना चाहिए। मतलब कि जो राइट साइड में हमारे पास डी एल एन ऑफ डब्ल्यू की वैल्यू है इट शुड ऑल्सो बी इक्वल टू जीरो, विच इम्प्लाइज दैट समीशन ऑफ आई इक्वल टू 1 टू के और एल एन ऑफ एन आई प्लस जी आई माइनस एल एन ऑफ एन आई इंटू डी एन आई इट शुड बी इक्वल टू जीरो। तो डी एल एन ऑफ डब्ल्यू अगर जीरो होगा तो मतलब राइट साइड हमारे पास जो इसकी जीरो होगी इस इक्वेशन की, जो हमने यहाँ पे जैसे हम इसको इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे मान लेते हैं, तो ये जीरो होगी। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास डी एन आई है, बोलता है डी एन आई आर द नंबर ऑफ पार्टिकल। तो डी एन आई हमारे पास जो जीरो यहाँ पे नहीं है, मतलब चेंज इन द नंबर ऑफ पार्टिकल इन द ith कंपार्टमेंट। तो हर एक जो हमारे पास सेल्स हैं या कंपार्टमेंट हैं, तो उनमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल हैं दैट आर नॉट रिमेनिंग कांस्टेंट, दे आर वेरिएबल। सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर वेरिएबल्स, सो DNI कैन नॉट बी जीरो। इट इम्प्लाइज दैट these term inside this bracket will be जीरो। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि ln ऑफ एन आई प्लस जी आई माइनस ln ऑफ एन आई मस्ट बी जीरो। DNI जीरो नहीं हो सकता, तो इसलिए जो ब्रैकेट के अंदर है ये हमारे पास यहाँ पे जीरो होगा। तो आई की वैल्यू अगर हम 1 लेंगे तो 1 के साथ भी इक्वेशन जीरो होगी, 2 के साथ भी इक्वेशन जीरो होगी। तो इसलिए कॉमनली हम क्या बोल देंगे कि सभी वैल्यू के लिए जो आई की हमारे पास वैल्यू है, सभी आई की वैल्यू के लिए ये इक्वेशन हमारे पास जो यहाँ पे जीरो होगी। और यहाँ पे हमारे पास जो है समीशन ऑफ आई इक्वल टू 1 टू के, हम यहाँ पे इसको लेते हैं। तो बोलता है फिर हम इसमें जो बेसिक अप्रोच हमने शुरू में कंसीडर की थी जब हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स के लिए एक्सप्रेशन निकाला था, उससे पहले हमने 3 बेसिक अप्रोच कंसीडर की थी। तो उसमें हमारे पास एक बेसिक अप्रोच थी, वो थी हमारे पास मेथड्स ऑफ लैग्रेंजिस मल्टीप्लायर। तो वहाँ पे हमने क्या बोला था कि हमारे पास जो समीशन ऑफ आई इक्वल टू 1 टू के और अल्फा आई प्लस बीटा इंटू यू आई इंटू DNI होता है, ये हमारे पास जो जीरो के बराबर होता है। तो ये हमने वहाँ पे एक्सप्रेशन निकाला था। तो ये हमारे पास मेथड्स ऑफ लैग्रेंजिस मल्टीप्लायर है हमारे पास। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा हमारे पास जो है 2 कांस्टेंट है।
तो यहाँ पे हमारे पास अल्फा प्लस बीटा यू आई इंटू डी एन आई इक्वल टू 0 था। तो बताइए ये हमारे पास जो 0 के बराबर होता है, इसका मतलब कि 0 हम इस इक्वेशन की लेफ्ट साइड में ऐड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो आपने इक्वेशन निकाली हुई है, इस इक्वेशन के लेफ्ट साइड में हम वैल्यू जो है वो ये वाली वैल्यू जो अल्फा प्लस बीटा यू है, इसको हम ऐड यहाँ पे करेंगे। तो हम, क्योंकि ये 0 है, 0 ऐड करने पे हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम क्या बोलेंगे, आई इक्वल टू 1 टू के ln ऑफ एन आई प्लस जी आई माइनस ln ऑफ एन आई, और यहाँ पे सॉरी सब्ट्रैक्ट करेंगे हम इस इक्वेशन को, तो माइनस यहाँ पे समीशन ऑफ आई इक्वल टू 1 टू के अल्फा प्लस बीटा इंटू यू आई इंटू डी एन आई इट इज इक्वल टू 0। तो इनका समीशन हम यहाँ पे जो है कॉमन ले लेंगे, तो आई इक्वल टू 1 टू के, और दोनों का समीशन हम कॉमन लेंगे क्योंकि दोनों में ही यहाँ पे हमारे पास समीशन है। तो दोनों का समीशन अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा ln ऑफ एन आई प्लस जी आई और माइनस ln ऑफ एन आई माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू यू आई इंटू डी एन आई इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पे भी हमारे पास जो है डी एन आई था, तो यहाँ पे भी डी एन आई है, तो यहाँ पे भी हमारे पास डी एन आई हमारे पास दोनों में आएगा, इसमें भी डी एन आई है यहाँ पे, तो ये इक्वेशन इसमें भी डी एन आई है हमारे पास और यहाँ भी डी एन आई, तो डी एन आई भी दोनों में कॉमन है। तो इसलिए यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास आई इक्वल टू 1 टू के और ln ऑफ एन आई प्लस जी आई माइनस ln ऑफ एन आई और माइनस अल्फा माइनस बीटा यू आई इंटू डी एन आई इक्वल टू 0 हमारे पास यहाँ पे आएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन बनी, दोनों में डी एन आई हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन है हमारे पास, इस इक्वेशन में डी एन आई हमारे पास यहाँ पे 0 हो नहीं सकता, क्योंकि देयर इज ए चेंज इन द नंबर ऑफ पार्टिकल। तो चेंज इन नंबर ऑफ द पार्टिकल इज नॉन जीरो इन डिफरेंट कंपार्टमेंट बिकॉज पार्टिकल मूव्स फ्रॉम वन कंपार्टमेंट टू अनदर इन द कंटेनर। तो इसलिए ये हमारे पास 0 हो नहीं सकता डी एन आई। इसका मतलब कि जो हमारे पास अंदर यहाँ पे टर्म है ln ऑफ एन आई प्लस जी आई माइनस ln ऑफ एन आई माइनस अल्फा माइनस बीटा इंटू यू आई इंटू विल बी इक्वल टू 0। तो ये जो नेगेटिव वाली टर्म, दो टर्म है हमारे पास, इनको अगर हम राइट साइड ले जाएं तो ln ऑफ एन आई प्लस जी आई इक्वल टू माइनस ln ऑफ एन आई और अल्फा प्लस बीटा इंटू यू आई हम जो है राइट साइड मूव कर दें तो दोनों ही वहां पे जाके पॉजिटिव बन जाएगा, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव हैं यहाँ पे। और आपको पता है कि log ऑफ ए माइनस बी log ऑफ ए बटा बी हमारे पास होता है, तो यहाँ पे ln ऑफ एन आई प्लस जी आई डिवाइडेड बाय एन आई, इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास एन आई प्लस जी आई है और बी हमारे पास एन आई है, तो log ऑफ ए माइनस log ऑफ बी इज इक्वल टू log ऑफ ए बटा बी, और राइट साइड में हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा इंटू यू आई। और ये जो इक्वेशन आई, इसकी दोनों साइड को अगर हम एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई, मतलब दोनों साइड का हम एक्सपोनेंशियल ले लें, तो हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल से नेचुरल लॉगरिथम हमारे पास जो कैंसिल हो जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे कि टेक एक्सपोनेंशियल ऑफ बोथ साइड्स। तो दोनों साइड को अगर हम एक्सपोनेंशियल लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा एन आई प्लस जी आई डिवाइडेड बाय एन आई इक्वल टू ई रेज पावर अल्फा प्लस बीटा इंटू यू आई, बिकॉज एक्सपोनेंशियल और नेचुरल लॉगरिथम हमारे पास जो कैंसिल हो जाता है, तो यही चीज हमारे पास यहाँ पे बचेगी। और
इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, एन आई बटा एन आई हमारे पास जो 1 होगा, लेकिन जी आई बटा एन आई हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा। तो एन आई बटा एन आई 1, जी आई बटा एन आई वो हमने अलग लिखा, और यहाँ पे ये हमारे पास बचेगा ई रेट पावर अल्फा प्लस बीटा इंटू यू आई। और फिर ये जो हमारे पास राइट साइड में सॉरी लेफ्ट साइड में हमारे पास 1 है, इस 1 को हम जो है राइट साइड की तरफ जो है मूव कर देंगे। तो इस 1 को हम, तो यहाँ पे हमारे पास जी आई बटा एन आई यहाँ पे रह जाएगा, और राइट साइड में हमारे पास बन जाएगा ई रेट पावर अल्फा प्लस बीटा इंटू यू आई और माइनस 1। और इन दोनों साइड का हम उल्टा कर दें अगर, तो हमारे पास क्या बनेगा, एन आई बटा जी आई इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय ई रेट पावर अल्फा प्लस बीटा इंटू यू आई माइनस 1। तो दोनों साइड को उल्टा करने पे हमारे पास जो है ये इक्वेशन यहाँ पे हमारे पास जो है बचेगी। और फिर फर्दर जो हमारे पास एन आई है, एन आई जो जी आई है उसको हम दूसरी साइड ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, तो एन आई विल बी इक्वल टू जी आई इंटू ई रेट पावर अल्फा इंटू ई रेट पावर बीटा इंटू यू आई माइनस 1 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। और मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स के बाद हमने प्रूव किया था, अल्फा और बीटा की वैल्यू हमने वहाँ पे निकाली थी, तो वहाँ पे हमने देखा था कि बीटा की वैल्यू हमारे पास जो है 1/kt होती है। तो यहाँ पे भी बीटा की वैल्यू हम 1/kt पुट करेंगे, तो उस केस में एन आई विल बी जी आई डिवाइडेड बाय ई रेट पावर अल्फा इंटू ई रेट पावर यू आई डिवाइडेड बाय के टी, क्योंकि यू आई हमारे पास ऑलरेडी है, तो यहाँ पे ये हमारे पास जो है बाई के टी हमारे पास आएगा, और साथ में यहाँ पे हमारे पास जो है -1 है। तो पता है कि ये जो हमारे पास यहाँ पे लॉ आया, इस लॉ को हम बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यहाँ पे बोलते हैं। तो ये हमारे पास है बी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो अगर हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के साथ इसका कंपैरिजन देखें, तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हमारे पास यहाँ पे जो ई रेट पावर यू बाई के टी -1 हमारे पास आया हुआ है। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हमारे पास यहाँ पे सिर्फ ये पहले वाली टर्म ही थी, -1 नहीं था। तो यहाँ पे जो -1 है वो हमारे पास यहाँ पे एक्स्ट्रा आया हुआ है बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन के केस में, ये वाला -1। बाकी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन के केस में बाकी सेम एक्सप्रेशन हमारे पास था। तो यहाँ पे हम डिफरेंस देख सकते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के एक्सप्रेशन में और बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के एक्सप्रेशन में। तो सिर्फ इस -1 का हमारे पास जो है यहाँ पे फर्क है। तो ये तो था हमारे पास सिंपली जो सेल और कंपार्टमेंट में के केस में हमारे पास जो है बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। लेकिन बोलता है कि इन टर्म्स ऑफ एनर्जी हम इस लॉ को किस तरह से लिख सकते हैं। तो जैसा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के केस में हमने इन टर्म्स ऑफ एनर्जी इस लॉ को लिखा था, तो यहाँ पे हम एन आई के बजाय, मतलब ith इंटरवल के बजाय हम एनर्जी इंटरवल u की अगर बात करें, तो एन यू विल बी इक्वल टू जी यू डिवाइडेड बाय ई रेट पावर अल्फा इंटू ई रेट पावर बीटा इंटू यू और -1। इसको हम इस तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जो 1/kt था हमारे पास बीटा था, तो यहाँ पे हम इसको बीटा इंटू यू यहाँ पे लिख सकते हैं, और दोनों साइड को अगर हम du से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि दिस प्रेजेंट द नंबर ऑफ द पार्टिकल्स इन द एनर्जी इंटरवल du।
और डी यू हमारे पास क्या है, डी यू इज इन बिटवीन यू एंड यू प्लस डी यू। तो u और u प्लस डी यू के बीच में जो हमारे पास इंटरवल है वो हमारे पास डी यू है, और उस डी यू हमारे पास तो कितने पार्टिकल होंगे, दैट विल बी एन यू डी यू। तो एन यू डी यू रिप्रेजेंट नंबर ऑफ पार्टिकल इन द एनर्जी इंटरवल बिटवीन u एंड u प्लस डी यू। तो ये हमारे पास यहाँ पे जो जी यू है ये हमारे पास है एनर्जी नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स कॉरस्पॉन्डिंग टू दी मीन एनर्जी U। तो जी यू हम पहले बोलते थे कि जी हमारे पास जो सेल्स हैं, लेकिन जी यू आर दी नंबर ऑफ एनर्जी लेवल इन दी एनर्जी इंटरवल U। तो जैसे हमारे पास हमने बोला था कि ये हमारे पास सिस्टम है, इस सिस्टम के पूरे की एनर्जी हमारे पास U है। तो इस U के हम फर्दर जो है अगर एनर्जी लेवल्स बनाएं डिफरेंट, तो हमारे पास डिफरेंट एनर्जी लेवल होंगे, उनको हम UI से यहाँ पे लिखेंगे। तो इन एनर्जी लेवल्स में हमारे पास जो है कितने सेल्स हमारे पास होंगे, तो उनको हम GU से यहाँ पे लिखेंगे। तो GU आर द नंबर ऑफ सेल्स इन डिफरेंट एनर्जी इंटरवल्स। तो ये हमारे पास जो आया, ये हमारे पास जो है बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। So it is the Bose-Einstein distribution law in terms of energy। तो ये तो हमारे पास number of intervals, cells, number of particles in ith interval and number of cells in ith interval। लेकिन ये हमारे पास जो है एनर्जी की फॉर्म में हमारे पास जो है बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। फिर नेक्स्ट दो प्रॉब्लम्स इन्होंने बुक में दी हुई है, वो दोनों प्रॉब्लम्स कई बार जो है एग्जाम में पूछी जाती है। बोलते हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ मीनिंगफुल वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूसिंग 10 इंडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स इन 8 सेल्स। तो हमारे पास 10 इंडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल है, इंडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं। तो ये 10 इंडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल मतलब 10 आपके यहाँ पे बोसोन्स हो सकते हैं, क्योंकि बोसोन्स हमारे पास जो है इंडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल होते हैं, और हमने इनको मीनिंगफुल वे में अरेंज करना है इन 8 सेल्स। तो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर ऑफ सेल हैं वो हमारे पास 8 है। तो 8 सेल्स में हमने 10 इंडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स को मीनिंगफुल वे में अरेंज करना है। तो अभी हमने पीछे किया था कि हमारे पास जो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी होती है W, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मीनिंगफुल वेज टू अरेंज पार्टिकल। तो नंबर ऑफ मीनिंगफुल वेज टू अरेंज द पार्टिकल्स इज रिप्रेजेंटेड विद द W। और उसका हमने फॉर्मूला भी किया था कि W हमारे पास जो है बोसोन्स के केस में Ni प्लस Gi माइनस 1 डिवाइडेड बाय Ni फैक्टोरियल इंटू, यहाँ भी फैक्टोरियल था हमारे पास, तो Gi माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो बोसोन्स के केस में ये था हमारे पास थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी which represents the number of meaningful ways of arranging the particles। तो यहाँ पे इस केस में हमारे पास जो Ni है वो हमारे पास 10 है, और जो Gi है वो हमारे पास 8 है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, Ni आर इक्वल टू 10 एंड Gi आर इक्वल टू 8। तो इसलिए ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो हमारे पास नंबर ऑफ मीनिंगफुल वेज ऑफ अरेंजिंग 10 पार्टिकल्स इन 8 सेल्स हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो वैल्यू जब हम पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 10 प्लस Gi। तो Gi है हमारे पास 8 और माइनस 1 का फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय Ni फैक्टोरियल मतलब 10 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे Gi माइनस 1 मतलब 7 का फैक्टोरियल, क्योंकि Gi है 8 उसमें से 1 करेंगे तो हमारे पास ये 7 का फैक्टोरियल यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। और फिर फर्दर हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारे पास हो गया 10 प्लस 8 18 और 18 माइनस 1 17। तो 17 का फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय
10 का फैक्टोरियल इंटू 7 का फैक्टोरियल। लेकिन जो 17 का फैक्टोरियल है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 17 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 12 और मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 10 का फैक्टोरियल। तो हम इसको सिर्फ 10 तक लिखेंगे, 10 का फैक्टोरियल। और नीचे हमारे पास 10 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 7 फैक्टोरियल है। तो यहाँ पे जो 10 का फैक्टोरियल है वो 10 के फैक्टोरियल से यहाँ पे कैंसिल हमारे पास हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा 17 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल। लेकिन 7 का फैक्टोरियल क्या होता है, 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो 1 हम लिखेंगे नहीं। तो अब हम जो चीज़ें कटती है उनको यहाँ पे काट देंगे। तो 7 2 जा 14 एंड 2 से 2 हमारे पास जो है यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे 3 5 जा 15 और जो 5 है वो बटे के 5 में यहाँ पे हमारे पास जो है कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास 6 बचा, तो 6 और वो 12 से हमारे पास यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो 2 यहाँ पे बचेगा। और जो 4 है वो हमारे पास यहाँ पे 4 4 जा 16। तो नीचे हमारे पास कुछ नहीं बचा यहाँ पे। तो ये हमारे पास यहाँ पे बचेगा 17 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 13 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 11। तो ये हमारे पास यहाँ पे बचेगा। तो ये हमारे पास 3, तो ये हमारे पास जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 19448। तो ये हमारे पास आए नंबर ऑफ मीनिंगफुल वेज ऑफ अरेंजिंग 10 इंडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल इन 8 सेल्स। और इसी तरह से साथ में इन्होंने एक और प्रॉब्लम दी हुई है जो कि सिमिलर प्रॉब्लम है हमारे पास। इसी तरह की प्रॉब्लम है, यही फॉर्मूला उसमें यहाँ पे लगेगा। तो उस फॉर्मूले को हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो यहाँ तक तो हमारे पास यही फॉर्मूला हमारे पास लगेगा। लेकिन यहाँ पे जो नंबर ऑफ Ni और Gi हैं वो हमारे पास डिफरेंट है। तो बोलता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ 6 बोसोन्स अमंग 4 सेल्स। तो पार्टिकल हैं 6 बोसोन्स और जो हमारे पास नंबर ऑफ सेल्स हैं वो हमारे पास 4 हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर ऑफ मीनिंगफुल वेज हमारे पास आएंगे वो हमारे पास आएंगे 6 प्लस 4 माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय Ni। हमारे पास 6 का फैक्टोरियल इंटू Gi माइनस 1, मतलब 4 माइनस 1 3 का फैक्टोरियल। और इसको जब हम फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास 10 माइनस 1 9 का फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय 6 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 का फैक्टोरियल। और इसको लिखेंगे हम 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 का फैक्टोरियल। इसको हमने 6 का फैक्टोरियल तक इसलिए लिखा क्योंकि बटे में 6 का फैक्टोरियल है, तो डायरेक्ट ही हमारे पास यहाँ पे ये कट जाएगा। और ये हमारे पास बचा 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2। क्योंकि 3 का फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है, मल्टीप्लाई 1 होता है, 1 हम लिखेंगे नहीं। तो अब हम देख सकते हैं कि 3 जा 9 और 2 4 जा 8। तो यहाँ पे हमारे पास बचा 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 7। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 7। तो ये हमारे पास बनेगा यहाँ पे 84। तो 4 3 जा 12 12 7 जा 84। तो 84 वेज में 84 मीनिंगफुल वेज में हम 6 पार्टिकल को 4 सेल में यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। तो ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कंसेप्ट है जब हमने स्टीफन कांस्टेंट की वैल्यू निकाली थी वहाँ पे डिस्कस किया था। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस
के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि जब कोई रेडिएशन हमारे पास किसी मटेरियल या किसी बॉडी के ऊपर पड़ती है तो उसका कुछ पार्ट हमारे पास जो एब्जॉर्ब हो जाता है और कुछ पार्ट हमारे पास जो रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो जैसे हमने देखा हुआ है ब्लैक कलर की हमारे पास जो बॉडी होती है वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है, तो कोई भी कलर हमारे पास जो है रिफ्लेक्ट नहीं होता है। तो उस केस में ऐसी जो बॉडी होती है उसको हम ब्लैक बॉडी बोलते हैं। लेकिन यही जो ब्लैक बॉडी है, जब हम इसको हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पे, यही बॉडी हमारे पास जो है रेडिएशन एमिट करती है, और ऐसी रेडिएशंस को हम ब्लैक बॉडी रेडिएशंस बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई यहाँ पे ब्लैक बॉडी है और इसमें हम कोई रेडिएशन इंसिडेंट करते हैं, तो ये सारी की सारी जो हमारे पास या हम कोई ऐसी बॉडी ले लेते हैं जिसके ऊपर हम कोटिंग कर देते हैं, जो हमारे पास लैंप ब्लैक होता है, तो ऐसी बॉडी भी हमारे पास एक ब्लैक बॉडी, परफेक्ट ब्लैक बॉडी हमारे पास बन जाती है। लेकिन उसकी जो अब्जॉर्बिटी है वो फिर भी हमारे पास परफेक्टली वन नहीं होती। वो हमारे पास जो है 0.97 एब्जॉर्बिटी लैंप ब्लैक की कोटिंग लगाने पे ऐसी बॉडी की हमारे पास बनती है। तब भी हम उसको परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं बोल सकते, क्योंकि परफेक्ट ब्लैक बॉडी वो होती है जिसकी ऑब्जर्विटी हमारे पास जो वन होती है। लेकिन कुछ हद तक हम जो है इस तरह से लैंप ब्लैक की कोटिंग करके किसी बॉडी को जो है ब्लैक बॉडी बना सकते हैं। परफेक्ट ब्लैक ब्लैक बॉडी बनाने के लिए कई लोगों ने एफर्ट किए, लेकिन हैरी ने एक ब्लैक बॉडी कंस्ट्रक्ट की, जो कि एक डिफरेंट मेथड ब्लैक बॉडी का हमारे पास बनाने का था। तो कंसेप्ट वही लिया गया कि हमारे पास जो ब्लैक बॉडी है वो सभी रेडिएशंस को अब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन एमिट वो हायर टेम्परेचर पे ही ब्लैक बॉडी रेडिएशन एमिट करती है। तो इस तरह का एक स्फेरिकल शेप का कंटेनर फेरी ने लिया और उसके एक एंड में यहाँ पे एक होल इस एंड पे रखा, ताकि इस होल से जो हमारे पास रेडिएशन यहाँ पे अंदर आ सके। तो यहाँ पे हमें बोल सकते हैं कि जैसे हमारे पास एक स्फेरिकल सेल होता है, स्फेरिकल सेल में एक ओपनिंग यहाँ पे रखी और इस ओपनिंग के अंदर यहाँ पे खाली स्पेस यहाँ पे रखा, और ये जो ओपनिंग यहाँ पे रखी थी इसके अंदर वाला जो हमारे पास पोर्शन था इसको लैंप ब्लैक से यहाँ पे कोट किया। तो लैंप ब्लैक को कोट करने से जो इस ओपनिंग में से हमारे पास यहाँ पे रेडिएशन आएगी वो इस लैंप ब्लैक से एक तरह से इसमें हमारे पास जो ऑब्जर्व हो जाती है। मान लो
इस लैम्प ब्लैक की ऑब्जर्विटी जैसे 0.97 होती है, तो कुछ रेडिएशंस अगर हमारे पास पूरी तरह से एब्जॉर्ब भी नहीं होती, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो लाइट रे आपकी बाहर से आएगी, तो उसके सामने हमने यहाँ पे एक ग्लास या प्रिज्म यहाँ पे रख दिया। तो जब ये लाइट इस प्रिज्म के एज के ऊपर पड़ेगी, तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होके जो है हमारे पास इस लोअर डायरेक्शन में हमारे पास चली जाएगी। लेकिन लोअर डायरेक्शन से भी जो हमारे पास कुछ पार्ट है इसका, वो ऑब्जर्व हो जाएगा, लेकिन कुछ पार्ट अगेन रिफ्लेक्ट हो जाएगा। फिर वो जो यहाँ पे जाके अगेन कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा और कुछ ऑब्जर्व हो जाएगा। तो यहाँ पे भी अगेन एब्जॉर्व और फिर रिफ्लेक्ट। तो इस तरह से हमारे पास जो रेडिएशन है वो अंदर ही हमारे पास यहाँ पे एक तरह से रिफ्लेक्ट होने के बाद एक साइड से दूसरी साइड जाती है और कंप्लीटली यहाँ पे हमारे पास जो ऑब्जर्व हो जाती है। तो बहुत कम चांस होते हैं कि ये बाहर हमारे पास जो यहाँ पे निकले, क्योंकि जो लाइट की रे बाहर से आ रही थी वो अंदर ही हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रही है, और बाहर निकलने के जो चांस होते हैं उसके बहुत कम हमारे पास होते हैं। तो इस तरह से फेरी ने ये ब्लैक बॉडी एक तरह से डिवाइस की थी, और इसमें जो इंसिडेंट रेडिएशन है वो अंदर कंटेनर के अंदर की तरफ आती है, लेकिन बाहर की तरफ हमारे पास नहीं जाएगी। तो ये फेरी ने इस ब्लैक बॉडी को इस शेप का यहाँ पे बनाया था। तो ये सिंपल हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसपे कि जो हमारे पास लाइट है वो हमारे पास जो है रेडिएशन है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाती है या बिल्कुल ही ऑब्जर्व हो जाती है। तो एक तरह का एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर जो हमारे पास रेडिएशन आएगी वो आपके अंदर ही रह जाएगी, वहां से बाहर नहीं निकलेगी। तो इस केस में भी हम क्या देखते हैं कि 97% ऑफ रेडिएशन विल absorb इनसाइड दिस hollow sphere। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम फोटॉन्स के बारे में। तो जैसे कि हमें पता है कि रेडिएशंस कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स एंड एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज इक्वल टू एच न्यू। अगर सिंगल फोटोन है तो सिंगल फोटोन की एनर्जी एच न्यू हमारे पास होती है। अगर हमारे पास दो फोटोन है तो उनकी एनर्जी 2 एच न्यू होगी। अगर तीन फोटोन है तो उनकी एनर्जी 3 एच न्यू होगी। अगर चार फोटोन है तो उनकी एनर्जी 4 एच न्यू होगी। अगर एन फोटोन है तो उनकी एनर्जी हमारे पास जो है NH न्यू हमारे पास होती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि रेडिएशन की जो एनर्जी होती है वो क्वांटाइज्ड फॉर्म में हमारे पास होती है, कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच न्यू हमारे पास जो एनर्जी होती है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ क्वांटा दैट इज फोटॉन्स and energy of each photon is h nu, and energy of radiation is always integral multiple of h nu। और अगर हम यहाँ पे मान लो किसी कंटेनर में फोटोन की गैस यहाँ पे लेते हैं, तो ये हमारे पास वैसे ही है जैसे किसी कंटेनर में हम गैस के मॉलिक्यूल लेते थे। उसी तरह से हम यहाँ पे किसी कंटेनर के अंदर अगर फोटोन्स यहाँ पे लेते हैं, तो हमें पता है कि फोटोन्स हमारे पास यहाँ पे बोसोन्स होते हैं। तो इसलिए ये सिस्टम है हमारे पास जिसमें कि हम बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को स्टडी करना हो अगर, तो ऐसे सिस्टम से हम बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को स्टडी कर सकते हैं, जिसमें फोटॉन्स हमारे पास जो है वो बोसोन्स होते हैं, और फोटॉन्स की स्पिन हमारे पास जो है 1 यहाँ पे होती है। तो इसलिए इनकी स्पिन 1 है, तो ये हमारे पास यहाँ पे बोसोन्स हैं जो कि हमारे पास फोटोन है। तो बोसोन्स की स्पिन हमेशा ही 1 या इंटीग्रल या 0 हमारे पास होती है। तो और जो बोसोन्स होते हैं वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे नहीं करते हैं।
पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को जो ओबे करता है वो हमारे पास सिर्फ फर्मियंस होते हैं। तो फर्मियंस का सिस्टम अगर हम लें तो उससे हम फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को स्टडी कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को स्टडी करना है तो हमें जो है बोसोन्स का सिस्टम यहाँ पे लेना पड़ेगा, मतलब कि किसी कंटेनर के अंदर बोसोन्स हमें लेने पड़ेंगे। और जो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस हमारे पास होती है, तो हम क्या बोलते हैं कि जब हम किसी ब्लैक बॉडी को हीट करते हैं तो वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन एमिट करती है, मतलब कि वो यहाँ पे फोटॉन्स को एक तरह से एमिट करती है। तो किसी कंटेनर के अंदर अगर हम हीट करेंगे, ब्लैक बॉडी को हीट करेंगे, तो उसमें से रेडिएशन के फोटोन हमारे पास निकलते हैं, जो कि हमारे पास एक बोसोन्स का सिस्टम हम उसको कह सकते हैं।